हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसके पहले जो है सीटेट का साइंस में जो है प्रैक्टिस सेट एक कर चुके हैं, तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे, जिसमें आपको जो है शिक्षण से संबंधित 30 प्रश्नों को रखे गए हैं साइंस के। तो आप लोग इस वीडियो को है पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे क्या है सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोग जो है वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ ले सकें और खूब ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले जो भी वीडियो आप नहीं देखे हैं, जैसे पर्यावरण का हुआ या फिर हिंदी का हुआ या फिर बाल विकास का हुआ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे वीडियो मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार के द्वारा किया गया था। तो चेचक का टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आपका ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी है रोनाल्ड रॉस, सी है रॉबर्ट कोच, डी है एडवर्ड जेनर। तो चेचक को दोस्तों हम लोग स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। जो चेचक होता है एक जो है विषाणु जनित घातक रोग है, जो बैरियोला वायरस के संक्रमण से होता है। तो किस वायरस से? बैरियोला जो है वायरस के संक्रमण से होता है। और चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो आपके जो हो जाएंगे एडवर्ड जेनर जी। ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन आपका है सोडियम क्लोराइड का, बी है कॉपर सल्फेट का, सी है सोडियम बेंजोएट का, डी है अमोनियम सल्फेट का। तो दोस्तों, इसमें जैसे होता है कि उत्पाद का जो पेय पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का। या आपका जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न 3 है, ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ऑप्शन है साधारण नमक का, बी दूसरा आपका अल्कोहल का, सी है दही का, चौथा है चीनी का। तो दोस्तों, जो ईस्ट का होता है एक खमीर एक कोश की अति सूक्ष्म कवक है। इसका प्रयोग जो है एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? आपका ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग भी जो है पेन और रफ लेके प्रैक्टिस सेट कीजिए। तो देखिए आपका जो है 30 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका जो है एग्ज़ाम के समय में स्कोर बनेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न 4 है, माइक्रोकाइंड्रिया अनुपात में दिया है। तो जैसे इसमें है माइक्रोकाइंड्रिया का संबंध है एटीपी से। तो राइबोसोम का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है विटामिन से, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट से, तीसरा है वसा से, चौथा है प्रोटीन से। तो अगर यदि है जैसे इसमें दिया है माइक्रोकाइंड्रिया जो है एनटीपी से है, तो राइबोसोम किससे है? तो दोस्तों, माइक्रोकाइंड्रिया जो है शरीर में ऊर्जा का जो है या एटीपी में उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कोशिकांग माना जाता है। माइटोकांड्रिया एटीपी में जो है किसके उत्पादन के लिए, या जो है ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रमुख कोशिकांग माना जाता है। तो राइबोसोम क्या होगा? राइबोसोम शरीर में जो है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। किसके? या आपका हो जाएगा प्रोटीन के लिए। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। प्रश्न 5 है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, सरल लोलक की आवृत्ति कितना दिया है? 2 हर्ट्ज। आवृत्ति आपका जो दिया है वो दिया है 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज या हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेंगे? तो आपका समय जो दे दिया है टी बराबर कितना दिया है? 16 सेकंड दिया है। तो पूछा है कितने सेकंड में पूरा करेगा? तो आपका पूछा एक प्रश्न को देखिए, पढ़िए। एक सरल लोलक की आवृत्ति
2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा। तो आवृत्ति हमारा कितना दिया है 2 हर्ट्ज और आप सेकंड कितने दे दिया है 16 सेकंड। तो दोलनों की जो है संख्या पूछा है, तो दोलनों की संख्या बराबर होता है, जैसे दोलनों की संख्या बराबर होता है आवृत्ति गुणे समय, आवृत्ति गुणे कितना क्या समय। तो आपका क्या हो जाएगा 16 गुणे 2 यानी कितना होगा मित्रों, यह 32 हो जाएगा। आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। जैसे एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज दिया है हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा। तो आवृत्ति आपका 2 हर्ट्ज हो गया और समय कितना दिया है 16 सेकंड का। तो दोलनों की जो संख्या होती है, इसका एक फार्मूला है, दोलनों की संख्या बराबर आवृत्ति गुणे समय। तो 16 गुणे 2 यानी 32 हो जाएगा आपका। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। प्रश्न 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। तो ऑप्शन पहला है एल्यूमिनियम, बी है सोडियम, आपका सॉरी दूसरा है सोडियम, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है जिंक या जस्ता। तो क्या होगा छठे प्रश्न का आपका। दोस्तों जो सोडियम होता है, सोडियम एक धातु ऑक्सीजन से बहुत तीव्र प्रक्रिया जो है अपक्रिया करती है तथा खुले में अर्थात वायु में रखने पर जो है जल उठती है या इसीलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक आग को रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा या ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सोडियम। पूछा निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है, तो आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सोडियम है। सोडियम ऐसी धातु है जो वायु में रखने पर जल उठती है। प्रश्न 7 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के रूप में किया जाता है। तो पूछा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है उपयोग किसके रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है किण्वन कारक, दूसरा ऑक्सीकारक, सी अपचयी कारक, चौथा है प्रतिअम्ल। तो दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं क्योंकि यह जल में घुलकर क्या होता है दूध जैसा दिखता है, सफ़ेद हो जाता है। इसका उपयोग जो है पेट की जो है अम्लता को दूर करते हैं, प्रतिअम्ल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा प्रतिअम्ल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, तीसरा आपका हाइड्रोजन, चौथा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो पूछा है निम्नलिखित में कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो दोस्तों क्या होगा इसका, देखो जैसे होता है कि पॉप जो पॉप की ध्वनि के साथ जो जलने वाली है वो कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। जो परख नली के पास जब भी कोई जलती हुई तीली या मोमबत्ती लाई जाती है तो यह पॉप की ध्वनि के साथ जलने लगती है। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा। प्रश्न 9 है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। मधुमेह रोग किस हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन पहला आपका थाइमोसिन, बी दूसरा है थायरॉक्सिन, तीसरा है एड्रेनलिन, चौथा है इंसुलिन। क्या होगा मधुमेह रोग किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों यह जो है अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दुबिकाओं को जो है बीटा कोशिकाओं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। किसका करती है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन जो है इंसुलिन द्वारा ही मधुमेह रोग का नियंत्रण होता है। तो आपका ऑप्शन जो है चौथा हो जाएगा, इंसुलिन किसके द्वारा, मधुमेह रोग। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। तो ऑप्शन है बिटुमेन, दूसरा है मिट्टी का तेल, सी CNG, चौथा है पैराफिन मोम। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, CNG। जैसे इसमें है जो पेट्रोलियम का जो उत्पाद होता है, जैसे व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है।
इसे काला सोना भी कहते हैं। या द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम तथा बिटुमिन, ये सब पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। जबकि आपका सीएनजी जो है पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। सीएनजी का प्रयोग जो होता है वो परिवहन वाहनों ईंधन के रूप में किया जाता है, या एक स्वच्छ ईंधन के रूप में जो है, या एक स्वच्छ ईंधन के रूप में इसे माना जाता है। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रश्न 4 है, रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों। रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है? तो ऑप्शन है पशु वर्ग का, बी है संकटापन्न प्रजातियों का, तीसरा है विलुप्त प्रजातियों का, चौथा है वनस्पति का। तो क्या होगा मित्रों 11 में? रेड डाटा बुक जो संकटापन्न प्रजातियां होती हैं का रिकॉर्ड जो है रखती है। इसका जो है प्रकाशन IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। या आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा मित्रों? ऑप्शन 2 हो जाएगा। यानी रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड कौन रखता है? संकटापन्न। रेड डाटा बुक का जो है संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। प्रश्न 12 है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? तो ऑप्शन पहला है जूते को का जीवन बढ़ाने के लिए, दूसरा जूते और मजबूती देने के लिए, तीसरा जड़त्व घटाने के लिए, चौथा जड़त्व बढ़ाने के लिए। तो जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं मित्रों? तो हम इसको जानते हैं, इसका जो है जड़त्व जो है क्या बढ़ाने के लिए करते हैं। तो या आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा, जड़त्व बढ़ाने के लिए। प्रश्न 13 है, सरिस्का के आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत को सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? तो ऑप्शन ये है, या विद्युत को कमज़ोर चालक है, या विद्युत को कमज़ोर चालक है, यहाँ को नहीं होगा, या विद्युत का है, या विद्युत का कमज़ोर चालक है, दूसरा या विद्युत का सुचालक है, तीसरा या एक विद्युत रोधी है, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा मित्रों? सरिस्का ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत को सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। तो क्या होगा? जैसे आसुत जल होता है विद्युत का कमज़ोर चालक माना जाता है, जबकि हैंडपंप, कुआं, तालाब आदि का जल विद्युत का एक अच्छा चालक माना जाता है। तो या क्या होगा मित्रों? या 13 का जो है आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, या विद्युत का जो है कमज़ोर चालक माना जाता है आसुत जल। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन, या परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए, यदि जो है परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। दूसरा है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। तीसरा है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। और चौथा ऑप्शन है, सभी भवनों के विद्युत परिपथों को फ्यूज लगाए जाते हैं। तो चौथा का क्या होगा मित्रों? जैसे किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए जो है विद्युत धारा में कोई सीमा नहीं होती है, कोई जो है सीमा नहीं होती है, यानी जो है आपका कौन सा ऑप्शन गलत पूछा है। तो कौन सा गलत होगा मित्रों? आपका ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है, तो इसका जो है कोई सीमा नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन दूसरा गलत हो गया। पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? तो ऑप्शन है गोवा, दूसरा है पोरबंदर, तीसरा है पुरी, चौथा है मुंबई। जैसे हम जानते हैं कि जो चक्रवात होता है भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, पश्चिमी की तुलना में पूर्वी तट जो है अधिक प्रभावित होते हैं। तो यह जो है आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा मित्रों? जो इसमें विकल्प के अनुसार हम देखते हैं तो पूरी जो है चक्रवात से अधिक प्रभावित होने की जो है संभावना रहती है। ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। प्रश्न 16 है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि, इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों,
पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समानांतर है। दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। तीसरा है पृथ्वी की घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। चौथा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। तो पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्यों, ऐसा क्या कारण है? तो जानते हैं दोस्तों, जो पृथ्वी है या सूर्य से दूरी से क्रम में जो है पृथ्वी का स्थान कौन सा आता है, या तीसरे स्थान पर आता है। पृथ्वी किस स्थान पे आता है? तीसरे स्थान पे। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा लगभग 365.26 दिन में पूरा करती है, उसे अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटा लगता है। 24 घंटे लगते हैं, जिसके कारण जो है दिन और रात जो है होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतुओं का क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो 16 का क्या होगा मित्रों? ऑप्शन 3 हो जाएगा। जो पृथ्वी की घूर्णन अक्ष है इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, इसी कारण जो है ऋतुएं बदलती रहती हैं। आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रश्न 17 है, 2 स्तंभ A स्तंभ B दिए गए हैं। स्तंभ A स्तंभ B आपको देखना है, मिलान करना है। तो दिया है जैसे निम्नलिखित में कौन सा स्तंभ A के क्रम के अनुसार B का सही क्रम होगा। जैसे वृक्ष बितान, B है अपघटक, C है ह्यूमस, D है शाही। तो क्या है, जैसे पहला इसमें दिया है पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक, दूसरा है जंगली जंतु, तीसरा है सूक्ष्म जीव, चौथा बड़े वृक्ष की शाखाएं। तो क्या हो सकता है मित्रों? जैसे वृक्ष बितान का क्या होगा? या वृक्ष की जो है या बड़े वृक्ष की क्या मानी जाती हैं? शाखाएं मानी जाती हैं। यह आपका ऑप्शन जैसे इसमें यहाँ पे है वृक्ष बितान, वृक्ष की जो है शाखा मानी जाती है। तो जैसे ए का आपका किसके साथ जाएगा? ए का 4 होगा। तो अपघटक जो होते हैं, अपघटक का कार्य क्या होता है? या सूक्ष्म जीव से है, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। बी का क्या होगा? बी का 3 होगा। और सी में ह्यूमस जो होते हैं पादपों एवं जंतुओं के मृतक ऊतक को जो है या जो है होते हैं, ऑप्शन या सी का 1 हो जाएगा। और शाही बचा है, शाही एक जंगली जंतु है, तो यानी जो है आपका डी का जो है दूसरा होगा। तो यह आपका ऑप्शन किस में है? यानी 4, 3, 1, 2। तो आपका ऑप्शन जो है पहला ही सही है, आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। प्रश्न 18 है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है या विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है, दूसरा है या लेना जो है आसान है, तीसरा है या शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, चौथा है या निरनात्मक है। तो विज्ञान में जो रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण माना गया है दोस्तों? या जो है या निरनात्मक होता है। विज्ञान में जो रचनात्मक आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निरनात्मक होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न 19 है, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? तो पहला है शिक्षार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए, दूसरा विद्यार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, तीसरा शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की सहायता करने के लिए, चौथा शिक्षार्थियों में विज्ञान के सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। तो दोस्तों, जो शिक्षार्थियों में विज्ञान की सृजनात्मकता के गुण एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए जो विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये आपका जो ऑप्शन 4 हो जाएगा। शिक्षार्थियों में विज्ञान के सृजन के प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है। प्रश्न 20 है, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? तो ऑप्शन है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, दूसरा है शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, तीसरा अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीक का प्रयोग दिखाना, चौथा शिक्षार्थियों की परियोजनाएं देना। तो क्या होगा मित्रों?
अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियां जो भी होती हैं या शिक्षार्थियों से कराना शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के सबसे उपयुक्त महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों में शिक्षार्थियों से कराना, आपका ऑप्शन पहला है। प्रश्न 21 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एनसीएफ का। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? पहला है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। दूसरा, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। चौथा, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हो। चौथा, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। तो 21 का क्या होगा मित्रों? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है अच्छी विज्ञान शिक्षा जो है जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका अर्थ यह है कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। ऑप्शन आपका यह दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न 22 है, खाद्य पदार्थों में नमक और चीनी मिलाने से उन्हें अधिक समय तक संरक्षित रखने में मदद मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नमक और चीनी की अधिकता ऑप्शन पहला सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन करते हैं। दूसरा है के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। तीसरा, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। चौथा है खाद्य पदार्थों से पानी निकाल लेते हैं। क्या होगा मित्रों इसमें? खाद्य पदार्थों में नमक और चीनी मिलाने से जो होता है उन्हें अधिक समय तक संरक्षित रखने में मदद मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नमक और चीनी की अधिकता जो है वह खाद्य पदार्थों से पानी निकल जाता है, उसमें से जो है पानी निकल जाता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न 23 है, हार्मोन एड्रेनलिन ऑप्शन पहला है रक्त में शर्करा के स्तर जो है को नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरा, शरीर को तनाव के स्तर को समायोजित करने में मदद करता है। चौथा, जब कोई बहुत गुस्सा या चिंतित होता है तो जो है वह लाभकारी काम करता है, सहायक करता है। और चौथा है ऊंचाई को नियंत्रित करने में मदद करता है। चौथा है संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या होगा मित्रों 23 का? या जो है शरीर को जो है तनाव के स्तर को समायोजित करने में मदद करता है जबकि जब कोई बहुत ज़्यादा चिंतित या गुस्सा होता है। तो ऑप्शन यह 2 हो जाएगा। जैसे मनुष्य में जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रेनलिन है, जो स्रावित होने से हार्मोन का एड्रेनलिन का कार्य होता है व्यक्ति में गुस्से की अवस्था या चिंतित होने की अवस्था को उत्पन्न तनाव के स्तर का जो है समंजन करके शरीर की सहायता करता है। प्रश्न 24 है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिसके कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है का मुख्य कारण क्या है? पहला है ऑक्सीजन, बे है नाइट्रोजन, तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है सल्फर। क्या होगा? जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है जिसके कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही मुख्य कारण किसे माना जाता है? तो आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की वजह से। प्रश्न 25 है, हरे पौधे दिन के समय वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं दिन के समय वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं क्योंकि हरे पौधे रात के समय में श्वसन नहीं करते। दूसरा, हरे पौधे केवल रात के समय में श्वसन करते हैं। तीसरा है आपका हरे पौधे दिन के समय में श्वसन करते हैं लेकिन रात के समय प्रकाश संश्लेषण में शामिल होते हैं। चौथा है प्रकाश संश्लेषण की दर दिन के समय श्वसन की दर से अधिक होती है। तो क्या होगा इसमें मित्रों? 25 का आपका हो जाएगा 4। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है दिन के समय में श्वसन की दर से अधिक होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न 26 है, पादप चलानी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारी एरिथ्रोसाइट्स की एक सामान्य विशेषता है। तो ऑप्शन है नाभिक की अनुपस्थिति, बी है क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति, चौथा है कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, तीसरा है कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति और चौथा है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति।
तो पादप चलानी की नलिका कोशिका और स्तनधारी एरिथ्रोसाइट्स की एक समान विशेषता क्या होती है? यह आपका जो है नाभिक की अनुपस्थिति है। प्रश्न 27 है, अधिकांश शिक्षा बोर्डों ने जानवरों के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि जानवर अब विच्छेदन के लिए उपलब्ध नहीं है। दूसरा है, जानवरों की खरीद एक महंगा प्रस्ताव बन गया है। तीसरा है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए छात्रों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। चौथा, वे नई बीमारियां फैला सकती हैं। तो 27 का क्या होगा मित्रों? जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम के लिए छात्रों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। यह आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। प्रश्न 28 है, गणित और विज्ञान ओलंपियाड आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणित और विज्ञान ओलंपियाड आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है, सृजनात्मकता और प्रयोग की पोषण करके विषय की उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। दूसरा, छात्रों की उनकी क्षमताओं के अनुसार ग्रेड देना। तीसरा है, छात्रों के पेशेवर में उच्च अंक प्राप्त करने में मदद करना। चौथा है, ग्रेड स्कूल अपने छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर। तो दोस्तों, जो गणित और विज्ञान ओलंपियाड आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य माना जाता है वो देते हैं बालक में सृजनात्मकता प्रयोग का पोषण करके विषय में उत्कृष्टता का बढ़ावा देना। आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। प्रश्न 29 है, छात्रों को विज्ञान की कक्षा में अनुसंधान उन्मुख कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए एक प्रदर्शन कार्य का चयन करते समय एक शिक्षक पाठ्यक्रम में दी गई सामग्री से एक विषय पहला है चुन सकता है जिसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए। दूसरा है, एक कक्षा में अधिकांश छात्रों को कौन सी रुचिकर लगती है। तीसरा, वह क्या सोचती है कि छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा, छात्रों द्वारा उनके दैनिक कामकाज के सामना की जाने वाली समस्या से संबंधित है और जो अवधारणाओं का एक हिस्सा है जिसे शामिल किया जाना चाहिए इस वर्ग के लिए। तो आपका जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? छात्रों को विज्ञान की कक्षा में अनुसंधान उन्मुख कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए एक प्रदर्शन कार्य का चयन करते समय एक शिक्षक पाठ्यक्रम में दी गई सामग्री से एक विषय को क्या करना चाहिए? छात्रों के द्वारा उनके दैनिक कामकाज से सामना की जाने वाली समस्याओं से संबंधित है। यह आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। प्रश्न 30 है, पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है कि जांच करते हुए एक शिक्षक ने छात्रों से कुछ दिनों के लिए रुई के बिस्तर पर सेम के बीजों को भिगोने और परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए कहा। देखिए दोस्तों, बहुत ही मस्त प्रश्न है। पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है कि जांच करते हुए एक शिक्षक ने छात्रों से कुछ दिनों के लिए रुई के बिस्तर पर सेम के बीजों को भिगोने और परिवर्तनों का परीक्षण करने के लिए कहा। वह कौन सी गाइडलाइन है जिसका वह उल्लेख करना भूल गई? तो ऑप्शन है, भीगी कपास पर बहुत तेज बीज डालना। दूसरा है, भीगी कपास में कुछ बीज। तीसरा, सूखी कपास पर ढेर सारे बीज। चौथा, सूखी कपास पर कुछ बीज। तो क्या हो सकता है दोस्तों? यह आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। सूखी कपास पर कुछ बीज जो है कुछ बीज है। तो दोस्तों, ये रहे आपके 30 प्रश्न। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा, या फिर जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को देख करके खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों, राहुल स्टडी पॉइंट पर बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो है सीटेट से रिलेटेड वीडियो जो है डेली जो है ऐसे आपका जो है वीडियो मिलते रहेंगे। आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर।